आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिटेल प्लस बी टीजीटी मैथ फर्स्ट शिफ्ट 2021 के अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन, फॉर अ मैट्रिक डी ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स द मैट्रिक स्पेस इज रिप्रेजेंटेड एज। ये 4 ऑप्शन है। मैट्रिक स्पेस इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता है। आपने मैट्रिक स्पेस वाला कंसेप्ट किया हो तो अगर कोई सेट एक्स है और उस पर कोई मैट्रिक्स डी अगर हम दी हुई होती है तो उसको ओपन इंटरवल एक्स कॉमा डी से मैट्रिक स्पेस को डिनोट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो देखते ही करने वाला क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है डी इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एफ such that d to r be a sequence of bounded functions and series f is uniformly continuous to some function g, then ये देखना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है कि g बाउंडेड है, g फाइनाइट है, g इनफाइनाइट है, g अनबाउंडेड है। तो एक बार हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि f एक फंक्शन है, यानी f एक सीक्वेंस है बाउंडेड फंक्शंस का, यानी f इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन एफ एन एक्स टाइप के। और हमें क्या दिया होगा जो सीरीज n इज इक्वल टू 0 to infinity एफ एन एक्स वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है एक फंक्शन जी एक्स पर। तो हमें बताना कि यहाँ जी एक्स क्या होगा। यहाँ जी एक्स बाउंडेड होगा। क्यों होगा मैं आपको समझाता हूँ। इसको समझते हैं कि जी बाउंडेड क्यों है। एक रिजल्ट होता है, यहाँ एक रिजल्ट होता है। उस रिजल्ट को मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि जी बाउंडेड क्यों है। रिजल्ट होता है द लिमिट ऑफ बाउंडेड फंक्शन, द लिमिट, एक बार लिख देता हूँ, द लिमिट ऑफ sequence of bounded functions is bounded. The limit of sequence of bounded function is bounded कि जो लिमिट होती है sequence of bounded function की वो bounded होती है if यदि the limit of sequence is uniformly continuous, uniformly continuous, यानी कि not point wise continuous, point wise continuous, यानी point wise continuous नहीं होनी चाहिए। जो लिमिट हमारी अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है पूरे इंटरवल पर तो वो जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस होती है वो भी क्या होती है, बाउंडेड होती है। यानी कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन वो भी बाउंडेड होती है अगर वो जो सीक्वेंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो। यानी कि जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है n इज इक्वल टू 0 to infinity, यानी जो हमें सीरीज एफ एन एक्स दी हुई है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है जी एक्स पर। तो जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है ये भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। ये लिमिट क्या होगी, बाउंडेड होगी। यही ये रिजल्ट बताता है कि द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन की जो बाउंडेड फंक्शंस की जो लिमिट होती है वो भी बाउंडेड होती है, वो भी क्या होती है, बाउंडेड होती है। कि अगर लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, कि जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो तो जो ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस होती है यानी कि जो यहाँ जी एक्स है लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। इस रिजल्ट से ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 13, लेट जी बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप डिफाइंड बाय टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन टी सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमें जी क्या दिया हुआ है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया हुआ है डिफाइंड बाय टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
और हमें बताना है कि इनमें से नीचे हुई प्रॉपर्टी में से एक कौन सी प्रॉपर्टी है। ये ऑटोमॉर्फिज्म है या ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शन, या नीचे हुए ये जो जितने भी तीन ऑप्शन है वो हैं, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म है या होमोमॉर्फिज्म है। हमें चेक करना होगा यहाँ पर जो TX है वो होमोमॉर्फिज्म है या ऑटोमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिज्म है। तो एक बार मैं इन सभी की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि क्या होमोमॉर्फिज्म होता है, क्या आइसोमॉर्फिज्म होता है और क्या ऑटोमॉर्फिज्म होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को समझते हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? लेट G स्टार एंड G डैश डॉट आर टू ग्रुप्स, then a mapping F G to G dash is said to be homomorphism if for U and V belong to G, it holds that f of u star v is equal to f of u into f of v। यानी कि अगर हम u और v पर फर्स्ट ग्रुप g का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उनकी जो इमेज, जो फंक्शन की इमेज आती है उस पर g डैश का ऑपरेशन अप्लाई हो, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कहेंगे कि जो ये मैपिंग f है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म f G to G डैश दी हुई है, अगर उसमें ये इसमें डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, अगर ये डोमेन और कोडोमेन, यानी ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं यानी मैपिंग हमारी एफ जी टू जी हो जाती है तो उस केस में इस मैपिंग को एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर कोई मैपिंग जी टू जी है यानी उसी ग्रुप से उसी ग्रुप पर है तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम आइसोमॉर्फिज्म को समझते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। आइसोमॉर्फिज्म a homomorphism f from G to G dash is said to be isomorphism if it is 1 1 and onto 1 1 and onto। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 भी है और onto भी है तो वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ऑटोमॉर्फिज्म समझते हैं। एक आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म एफ जी से जी डैश ना होकर जी से जी ही हो जाए तो वो आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है। यानी कि आ होमोमॉर्फिज्म एफ जी टू जी इज 1 1 एंड onto। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म
G2G हो और वो 1 1 हो और ऑन टू हो, तो उस केस में वो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है या जस्ट होमोमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिज्म है। हमें ये चेक करते हैं कि इनमें से क्या है। तो हम चेक करते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है FG2G दिया हुआ है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है लेट G बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप डिफाइंड बाई Tx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन T सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यहाँ F की जगह पे T दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें क्या दिया हुआ है कि एक तो G है, G इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, किस तरीके से डिफाइंड है ये, Tx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें देखना है इनमें से क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। पहले तो इसकी होमोमॉर्फिज्म ही चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये 1 1 है, ऑन टू है। अगर ये 1 1 और ऑन टू हो जाता है तो ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म जो भी वो बनेगी। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म है ऑटोमॉर्फिज्म बन सकती है अगर ये 1 1 ऑन टू हो जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, T सच दैट G2G हमें यहाँ दिया हुआ है और Tx डिफाइंड है, Tx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें इस तरीके से डिफाइंड है। तो पहले हम इसकी होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो पहले इसको होमोमॉर्फिज्म हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो एलिमेंट लेंगे, लेट x और y दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, और उस पर हम Tx इंटू वाई, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव है तो Tx इंटू वाई अप्लाई करते हैं। तो ये x इंटू वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा इस दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। और ये हमारा एक्स स्क्वायर को हम Tx लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर को हम Ty लिख सकते हैं, बिकॉज इस दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग Tx हमारा एक्स स्क्वायर होगा और Ty हमारा वाई स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये हमारी होमोमॉर्फिज्म तो है, होमोमॉर्फिज्म तो ये है। अब हम देखते हैं कि ये क्या 1 1 भी है, इसकी 1 1 चेक करते हैं क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 क्या आपको पता है कि कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 होती है अगर उसमें Tx1 हम Tx2 के लेके चलें, लेट Tx1 इजकल टू Tx2 और हमें x1 इजकल टू x2 मिल जाए तो वो 1 1 हो जाएगा। तो हम इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, Tx1 इजकल टू x2 Tx2। तो हमें यहाँ पर x1 का स्क्वायर इजकल टू x2 का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट x2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमें प्लस माइनस x2 मिलेगी, यानी कि जो ये है ये यूनिक नहीं आ रही है, ये डिफरेंट दो वैल्यू आ रही है, नॉट यूनिक है ये, यानी कि x1 इजकल टू x2 के बराबर नहीं आई। ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 की इमेज निकालूँ यानी T1 निकालूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आएगी, और अगर मैं यहाँ पर -1 की इमेज निकालूँ तो वो भी हमारी 1 आएगी, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो देयरफॉर T इज़ नॉट 1 1, ये हमारा 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों होता तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द 3 ऑप्शंस। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये 1 1 नहीं आया। अब आगे आप चाहे इसको ऑन टू चेक करो या ना करो, ये अगर ये 1 1 ही नहीं है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसमें ये ऐसे दी हुई होती स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक, अगर इस स्टेटमेंट ऐसे दी हुई होती लेट G बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव, अगर एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव
रियल नंबर्स दिया हुआ होता, पॉजिटिव रियल नंबर्स का अगर ये ग्रुप जी हमारा ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया हुआ होता, तब उस केस में ये 1 1 भी हो जाती है और ऑन टू भी हो जाती है। तो इसका ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होमोमॉर्फिज्म आएगा। इसका जस्ट ये होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट अगर ये इस तरीके से होती ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर तो ये हो जाता, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ ये क्लियर नहीं दिया हुआ कि ये ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है या नहीं है। तो इसका आंसर जस्ट होमोमॉर्फिज्म आएगा। तो देयरफॉर टी इज होमोमॉर्फिज्म ओनली। इसका आंसर इन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/q फॉर एनी रेशनल नंबर x एंड 0 अदरवाइज देन फाइंड लोअर इंटीग्रल। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/q दिया हुआ है इफ x इज एनी रेशनल नंबर, यानी अगर x कोई भी रेशनल नंबर है तो यहाँ पर जो q है, अगर x कोई भी रेशनल नंबर है तो जो ये फंक्शन है उसकी वैल्यू 1/q है, और यहाँ पर जो q है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर x कोई रेशनल के अलावा हम कुछ और लेते हैं अदरवाइज, यानी अगर मैं रेशनल नंबर के अलावा कोई और नंबर लेता हूँ तो इस जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो हमें इसमें लोअर इंटीग्रल की वैल्यू निकालने की, लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो आपने पढ़ा होगा रीमान इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट में कि लोअर इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है, लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू होता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है a बार b f dx, और इसकी वैल्यू होती है सुप्रीमम ऑफ GLP। देखो इस क्वेश्चन को हम एक अंडरस्टैंडिंग से ही कर सकते हैं कि आपको पता है, देखो ये एक रियल लाइन होती है और यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं राइट की तरफ और लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू 1/q दी हुई है, और आपने पढ़ा होगा कि जो 1/q टाइप के जो भी वैल्यूज़ होती हैं, अगर यहाँ पर मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ तो 1/q टाइप के जो भी वैल्यू होते हैं वो बिलोंग करती हैं ओपन इंटरवल 0,1 में। अब यहाँ पर बहुत केसेस हमारे आ रहे हैं, अगर मैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव लेता हूँ तो नेगेटिव आएगी। तो अगर हम यहाँ समझें तो जो 1/q 0,1 में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें इस जो फंक्शन की जो वैल्यू है उसकी लोअर बाउंड बहुत हो सकती है, यानी जो हमारा फंक्शन है, ये हमारी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 1/q भी हो सकती है, जो कि इस टाइप के इंटरवल में बिलोंग करता है, और इसकी वैल्यू 0 भी दी हुई है कि अगर हम कुछ रेशनल के अलावा कुछ और वैल्यू लेते हैं तो इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें 0 दी हुई है। तो अब देखो इसमें इसकी बहुत सारी लोअर बाउंड्स हैं फंक्शन की, 0 से जो भी छोटी वैल्यू होंगी इसमें वो सारी इसकी लोअर बाउंड होंगी, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो 0 है। 0 कहने का मतलब है 0 भी इसकी एक लोअर बाउंड है, लेकिन जो भी हमारा फंक्शन है वो 0 और 1 के बीच में इस टाइप का जो फंक्शन है इसमें बिलोंग करता है, लेकिन इसकी जो लोअर बाउंड है वो 0 भी है, क्योंकि यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 भी हमें यहाँ दी हुई है। इन लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 0 ही है, तो ये जो 0 है ये इसकी GLB बन जाएगी। तो इसका जो सुप्रीमम ऑफ हम 0 लें तो वो 0 हो जाएगा। हमने इसको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही किया है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें देखो ना तो इसकी GLB की वैल्यू 6 हो सकती, ना 2 हो सकती, इसकी 1 भी नहीं हो सकती, तो इसकी जो लोअर इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 है। देखो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही इसको कर दिया है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो वैसे तो इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है, अगर हम इसकी स्टेटमेंट ढंग से लें तो इसका आंसर कुछ और भी बन सकता है, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 0 आएगा।
वैसे अगर इसको पूरे कंसेप्ट से किया जाए तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको किया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज डैश इफ एवरी पॉइंट एक्स ऑफ एक्स हैज़ नेबरहुड बेस कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्पैक्ट नेबरहुड्स। देखो बड़ी ये समझने में बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है ये लैंग्वेज। इफ़ एवरी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स हैज़ नेबरहुड बेस कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्पैक्ट नेबरहुड। देखो इसमें अगर इसको देखा जाए तो ये लोकली कॉम्पैक्ट की जो डेफिनेशन होती है उसी के इक्विवेलेंट ये जो स्टेटमेंट बन रही है उसी के ही इक्विवेलेंट बन रही है। मैं आपको एक बार लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको बड़े आराम से समझ जाओगे कि ये स्टेटमेंट लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन है। उसके बाद हम फाइनाइट मैट्रिक स्पेस क्या है इसको समझेंगे, कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है इसको समझेंगे, कनेक्टेड स्पेस क्या होता है इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस को समझते हैं कि ये क्या होता है। अब हम लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन समझते हैं। लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस, लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस, अ टोपोलॉजिकल स्पेस is said to be locally compact if every point x belong to capital X has a compact neighborhood। कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लोकली कॉम्पैक्ट कहलाता है अगर उसका हर एक पॉइंट एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड रखे तो वो लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाता है। अब देखो यहाँ पर भी वही बात है, समझते हैं इसको। ये जो हमें दिया हुआ है ये भी वही है, उसी के ही इक्विवेलेंट है ये भी। अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट, अगर यहाँ हम लोकली कॉम्पैक्ट रखें फिल इन द ब्लैंक में, इफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स हैज़ अ नेबरहुड बेस कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्पैक्ट नेबरहुड्स। तो इसका मतलब वही है कि इसका हर एक पॉइंट एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड रखे। क्या रखे? कॉम्पैक्ट नेबरहुड रखे, तो जो स्पेस होगा वो लोकली कॉम्पैक्ट कहलाएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं कि फाइनाइट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है या कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है, कनेक्टेड स्पेस क्या होता है, इनको भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि देखो इस बार ये डेफिनेशन आ गई है, नेक्स्ट बार इनमें से किसी और को भी दे सकते हैं, तो हम इसको भी समझ लेते हैं एक बार। अब हम पहले फाइनाइट मैट्रिक को समझते हैं। फाइनाइट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। फाइनाइट वर्ड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि फाइनाइट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। ये वही मैट्रिक स्पेस की बात हो रही है, फाइनाइट मैट्रिक स्पेस। आपने मैट्रिक स्पेस का जो कंसेप्ट पढ़ा है बिल्कुल वही डेफिनेशन है। अ मैट्रिक स्पेस इज डिनोटेड बाय x, d, open interval x, d, where x is a फाइनाइट सेट ले सकते हो यहाँ पे। फाइनाइट मैट्रिक स्पेस है तो फाइनाइट सेट एंड d सच दैट x क्रॉस x टू क्लोज्ड इंटरवल 0, इन्फिनिटी इज अ मैट्रिक। ये एक मैट्रिक होती है सेटिस्फाइंग, जो कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाइंग। ये कुछ और एक्सियोम्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट एक्सियोम क्या होती है कि जो डी एक्स कॉमा वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एंड इफ
डी एक्स कॉमा वाई इजकल टू 0 हो जाए तो उस केस में इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज एट एक्स इजकल टू वाई होना चाहिए। ये फर्स्ट एग्जाम है। सेकंड एग्जाम क्या होती है कि डी एक्स कॉमा वाई इजकल टू होना चाहिए डी वाई कॉमा एक्स के। और थर्ड एग्जाम होती है डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डी एक्स कॉमा जेड के। इसको ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी बोलते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। ये वही मैट्रिक स्पेस यानी फाइनाइट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है। कॉम्पैक्ट स्पेस को कॉम्पैक्ट स्पेस अ क्लोज्ड, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड स्पेस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट स्पेस। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि अ सेट एक्स इज called compact if every open cover of x have a finite subcover, ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कॉम्पैक्ट सेट की। और वो जो अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो उसका जो स्पेस होता है एक्स कॉमा डी टाइप का वो कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाता है। देन दिस स्पेस एक्स कॉमा डी इज कॉम्पैक्ट स्पेस। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कनेक्टेड स्पेस क्या होता है। कनेक्टेड स्पेस या कनेक्टेड स्पेस या कनेक्टेड सेट क्या होता है। पहले हम इसको समझने से पहले हम एक नई डेफिनेशन सेपरेटेड सेट को समझते हैं। सेपरेटेड या इसको डिसकनेक्टेड भी बोल सकते हैं। डिसकनेक्टेड सेट क्या होता है पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो टू सेट्स ए एंड बी are called separated या उसी को डिसकनेक्टेड भी बोल देते हैं। डिसकनेक्टेड इफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इजकल टू फाई हो जाए एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इजकल टू फाई हो जाए। उस केस में जो ये सेट ए और बी हैं वो क्या कहलाते हैं, डिसकनेक्टेड या सेपरेटेड सेट कहलाते हैं। एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पर, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इफ ए एंड बी आर separated then they are disjoint। अगर दो सेट ए और बी सेपरेटेड है तो वो डिसजॉइंट जरूर होंगे। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो डिसजॉइंट सेट हों तो वो सेपरेटेड भी हों, लेकिन दो सेपरेटेड सेट है तो वो डिसजॉइंट ज़रूर होते हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज कंटेन करता है ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी के अंदर। या ऐसे कह लो कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कंटेन करता है या सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसलिए जो
सेपरेटेड सेट होते हैं वो हमेशा डिसजॉइंट जरूर होते हैं। अब हम समझते हैं कि एक कनेक्टेड सेट क्या होता है। कनेक्टेड सेट, अब हम कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कनेक्टेड सेट या कनेक्टेड स्पेस क्या होता है। इफ टू सेट A and B are not disconnected, यानी अगर दो सेट डिसकनेक्टेड नहीं है then they are connected set, कि अगर दो सेट डिसकनेक्टेड नहीं है तो वो कनेक्टेड सेट कहलाते हैं। हमने फाइनाइट मैट्रिक, लोकली कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड ये चारों डेफिनेशन पढ़ ली हैं। इस बार लोकली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन दे दी गई है, तो हो सकता है नेक्स्ट बार इनमें से कोई और डेफिनेशन दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एन ऑटोमॉर्फिज्म एफ इज डिफाइंड इफ इट इज, देखो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि एक ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। मानो कोई होमोमॉर्फिज्म है जो 1-1 भी है और वो ऑन टू भी है, और वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर है, तो वो जो होमोमॉर्फिज्म है वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। ऑटोमॉर्फिज्म यानी कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1-1 ऑन टू होती है तो वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। अगर वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर हो तो वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है उसमें यही तो दिया हुआ है कि एन ऑटोमॉर्फिज्म इज डिफाइंड इफ इट इज आइसोमॉर्फिज्म एंड 1-1 एंड ऑन टू। तो ये हमारा क्वेश्चन 16 का आंसर है, ऑप्शन ए। क्योंकि सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म होती है, वो भी ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होती, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म को सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर होना चाहिए तभी वो ऑटोमॉर्फिज्म बन सकती है। सिर्फ 1-1 ऑन टू भी ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होती। आइसोमॉर्फिक बट नॉट 1-1 ऑन टू ये भी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इंड्यूस्ड बाय यूजिंग मैट्रिक इज डिनोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कि यहाँ पर जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है, यहाँ पर जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस होता है उसकी जो मैट्रिक है वो इनमें से किससे डिनोट होती है। तो हम यहाँ पर एक बार यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें से देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं लिख देता हूँ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट x इजकल टू आर द सेट ऑफ रियल नंबर लें, यानी अगर हम x इजकल टू आर लें एंड डी एक फंक्शन लें r क्रॉस r टू r बी अ फंक्शन defined as dx, y is equal to mod x minus y, then x comma d is called usual topological space, usual topological स्पेस। तो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कॉमा डी है वो क्या कहलाएगा, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस में कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे हम मैट्रिक स्पेस से लिख दें चाहे टोपोलॉजिकल स्पेस से लिख दें, मीनिंग सेम रहेगा। यानी जो यहाँ पर मैट्रिक होगी वो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस की जो मैट्रिक होती है वो डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई से डिनोट होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। सी क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी दैट इज द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ रियल वैल्यूड
डैश फंक्शंस, यानी हमें देखना है कि अगर कोई फंक्शन सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन का है फ्रॉम ए टू बी, तो वो डिसकंटिन्यूस, तो वो रियल वैल्यूड डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, या फाइनाइट फंक्शन होगा, या बाउंडेड फंक्शन होगा, या इनफाइनाइट फंक्शन होगा। देखो यहाँ पर आपने अगर पढ़ी हो बाउंडेडनेस थ्योरम, तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ बाउंडेडनेस थ्योरम क्या कहती है। बाउंडेडनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन on a closed interval a comma b is bounded, यानी कि अगर कोई फंक्शन है इस तरीके का क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b से r पर, तो जो फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ f is a continuous on closed interval a comma b then f is bounded on closed interval a comma b। ये बाउंडेडनेस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में बाउंडेड आएगा, बाउंडेड फंक्शन आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। द सेट s इज इक्वल टू 0 कॉमा y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन x कॉमा साइन 1/x सच दैट x ग्रेटर देन 0 इज। हमें देखना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है कि ये इनफाइनाइट है, कनेक्टेड है, क्लोज्ड है, या ये चौथा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो हमें देखना है कि ये क्या है। तो ये कनेक्टेड होगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ क्यों होगा कनेक्टेड। देखो यहाँ पर जो s है वो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर जो s है वो हमें दिया हुआ है 0 कॉमा y सच दैट -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन x कॉमा साइन 1/x सच दैट x ग्रेटर देन 0। यानी कि ये हमें यूनियन दिया हुआ है दो फंक्शंस का। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक फंक्शन f ले लेता हूँ, f(x) इज इक्वल टू y, और जहाँ पर ये y है वो हमारी -1 से ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल टू 1 है। और यहाँ पर दूसरा हम gx ले लेते हैं, gx की वैल्यू साइन 1/x दी हुई है। तो देखो यहाँ पर जो fx की जो रेंज आएगी वो -1 से 1 हमें दी हुई है, तो उसे हम सेट a मान लेते हैं। लेट a कोई सेट है क्लोज्ड इंटरवल 1,1, क्योंकि -1 से 1 है तो वो क्लोज्ड इंटरवल -1,1 आ जाएगी। और b को हमें पता है कि जो इस फंक्शन की जो रेंज है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो हमें पता है कि जो साइन थीटा है, कोई भी साइन थीटा है वो -1 से बड़ा है बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है, वो सेमी ओपन इंटरवल 0,1 आ जाएगी। यहाँ पर हम ए का क्लोजर निकालते हैं, ए का क्लोजर आएगा क्लोज्ड इंटरवल -1,1 ही रहेगा, और बी का जो क्लोजर आएगा यहाँ पर वो क्लोज्ड इंटरवल 0,1 आ जाएगा। अब हम ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी लेते हैं, तो वो आएगी -1,1 इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी है क्लोज्ड इंटरवल 0,1, तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। और अगर हम ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी लें तो वो वैल्यू -1,1 क्लोज्ड इंटरवल इंटरसेक्शन 0,1, तो वो भी हमारी नॉन एम्प्टी आएगी। तो ये जो सेट है वो डिस्कनेक्टेड सेट नहीं है, नॉट डिस्कनेक्टेड है।
नॉट डिसकनेक्टेड है तो इसका मतलब ये जो सेट है वो हमारे कनेक्टेड सेट हैं। तो देयरफॉर ए एंड बी आर कनेक्टेड सेट, ए और बी क्या है यहाँ पर कनेक्टेड सेट है। और यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज ऑल्सो कनेक्टेड होता है। तो देयरफॉर हम जानते हैं कि यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो कनेक्टेड सेट का जो यूनियन होता है वो भी कनेक्टेड होता है। यहाँ जो एस है हमारा वो यूनियन है दो कनेक्टेड सेट का, तो देयरफॉर एस इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो इसका आंसर है जो हमारा कनेक्टेड सेट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया हुआ है x बिलोंग टू x, y लेस देन इक्वल टू r डिफाइंड इन मैट्रिक्स स्पेस इज नोन एज ब्लैंक बॉल। तो हमें बताना कि इन ऑप्शन में से कौन सी है। तो ये क्लोज्ड बॉल है। मैं आपको समझाता हूँ क्लोज्ड बॉल क्या होती है। मैं आपको क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड स्फीयर की डेफिनेशन बताता हूँ कि क्लोज बॉल या क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है। क्लोज्ड बॉल या स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लेट एक्स कॉमा डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस, माना एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है। लेट ए बिलोंग टू एक्स एंड आर ग्रेटर देन 0, बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है ये। देन द सेट एक्स सच दैट डी एक्स कॉमा ए लेस देन इक्वल टू आर इज कॉल्ड क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड बॉल। क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड बॉल भी कह देते हैं इसे। इसको हम समझते हैं कि क्या होता है। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो एस आर ए से डिनोट किया जाता है, जहाँ पर आर क्या होता है रेडियस होती है स्फीयर की, और ए क्या होता है सेंटर होता है। देखो जो एस आर ए होता है हमारा वो होता है उन सभी एक्स का सेट जो कि कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहे हों, सच दैट कि जो डिस्टेंस एक्स की एक दिए हुए पॉइंट ए से लेस देन इक्वल टू आर आ जाए। तो जो स्फीयर बनेगा वो क्लोज स्फीयर कहलाता है। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू की जगह जस्ट लेस देन होता है तो वो ओपन स्फीयर कहलाता है। अब दिए हुए क्वेश्चन में हमें जो सेंटर ए है उसकी जगह पे वाई दिया हुआ है, तो ये जो क्लोज स्फीयर है वो एस आर वाई बन जाएगा, और वो बन जाएगा एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू आर। तो यही चीज़ हमें दी हुई है। तो ये जो डेफिनेशन है वो क्लोज्ड स्फीयर की हमें दी हुई है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्लोज स्फीयर है। आज हमने DSSB TGT मैथ्स फर्स्ट शिफ्ट 2021 के अगले 10 क्वेश्चन किए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।